एवरीवन, वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के कुछ अहम टॉपिक्स पर। पहलगाम वाक़े पर भारतीय बयानिया नाकाम, मुल्की और गैर मुल्की सहाफ़ियों का वज़ीर इत्तलात के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। वज़ीर इत्तलात ने सहाफ़ियों को भारत के मुतालिक क्या ब्रीफ किया, खुसूसी गुफ्तगू करेंगे आज हम सुहेल इकबाल भट्टी साहब से इसी टॉपिक पर। इसके अलावा सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस की समाअत मुकम्मल, आईनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। हफीजुल्लाह न्याजी ने बेंच के सामने क्या गुजारिशात की, तफसीलात हम जानेंगे हफीजुल्लाह न्याजी साहब की ज़बानी ही। और चीफ जस्टिस याया आफरीदी की सहाफ़ियों से अहम गुफ्तगू, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र और सीनियरिटी के मुतालिक अहम बात कर दी। दूसरी तरफ मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी अपील की समाअत, दो जजेस ने अपील खारिज कर दी। तफसीलात जानेंगे कंबर जैदी से। और मोदी मुश्किल में, भारतीय सियासतदान भी मोदी पर बरस पड़े। कांग्रेस के सदर ने पहलगाम वाक़े का मोदी पर पहले से इल्म होने का इल्ज़ाम लगा दिया। इंडिया में अजीत दोल जाली जेम्स बॉन्ड करार, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के हमरा मुल्की और आलमी मीडिया के साथ जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद थे, वहाँ ब्रीफिंग दी गई। इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी सुहेल भट्टी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वेलकम सलाम जी। जी भट्टी साहब, कैसा रहा विजिट लाइन ऑफ कंट्रोल पर? क्या ब्रीफिंग दी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने? क्या हालात आपको वहां पर नजर आए? जी बहुत शुक्रिया। विजिट बहुत अच्छा था। अगरचे के पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन को 15 रोज गुजर चुके हैं और भारत अभी तक कोई शवाहिद सामने नहीं ला सका, ना ही उसने पाकिस्तान की न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की पेशकश को एक्सेप्ट किया, अगरचे दुनिया भी कह रही है। लेकिन हर दिन भारत कोई ना कोई इल्ज़ाम तराशी जरूर करता है और उसकी कोशिश थी कि वो जो इस मरतबा दहशतगर्दी के इस वाक़े के ऊपर दुनिया की तवज्जो नहीं हासिल कर सका, दुनिया की सपोर्ट हासिल नहीं कर सका। इवन उसके जो इंटरनेशनल लेवल पर हम देखें, वो ममालिक जो बड़ी ताकतें हैं माजी के अंदर, जो इंडिया के इस टाइप के किसी भी इशू के ऊपर फौरन इंडिया के मौक़िफ़ की तायीद करती थी और पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट भी आती थी, वो भी नहीं आई। आलमी मीडिया भी इंडिया का बयानिया को बाय नहीं कर रहा। तो उस मौके के ऊपर बड़ी परेशानी थी। फिर उन्होंने अचानक एक दिन उन्होंने इल्जाम आयद कर दिया कि पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के अंदर जो दहशतगर्द इन्वॉल्व थे वो पाकिस्तान से आए, यानी कि आजाद कश्मीर से आए। और 2 पॉइंट्स को उन्होंने पॉइंट आउट किया, एक बेला नूर शाह है और दूसरा पीर सनासी। उन्होंने कहा थी कि यहाँ पे उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, यहाँ से रवाना हुए और तादाद भी इंडियन मीडिया ने हाईलाइट की कि 800 के लगभग लोग दाखिल हुए हैं और फिर उन्होंने आके यहाँ पर ये दहशतगर्दी की वारदात की है। तो पाकिस्तान जो हर भारत के इल्जामात की बड़े मौसर तरीके से जवाब दे रहा था, तो इस सिनेरियो के बाद बड़ा जरूरी हो गया था कि भारत को जो एक संगीन इल्जाम आया है दहशतगर्दों के कैंप्स के हवाले से और दुनिया अब तक पाकिस्तान की मौक़िफ़ की तायीद भी कर रही है, तो अब दुनिया को उस लेवल पर इंटैक्ट रखा जाए, दुनिया का कॉन्फिडेंस भी इंटैक्ट रहे, भारत को भी एक्सपोज किया जाए और इंटरनेशनल मीडिया को जाके दिखाया जाए, नेशनल मीडिया को ले जाया जाए लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास कि क्या वहां देखिए वहां पे क्या सूरत हाल है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर फौरी तौर के ऊपर ये मीटिंग प्लान की गई। जिस दिन ने इल्जाम आयद किया उसी दिन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दी। उन्होंने कहा कि हम वहां पे मीडिया को लेके जाएंगे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन था कि पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन जहां पे हुआ, आज तक वहां पे न इंटरनेशनल मीडिया गया है ना ही नेशनल मीडिया गया है। अच्छा। तो इस वक्त ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई कि भारतीय इन संगीन इल्जामात को रद्द करने के लिए जरूरी है कि वहां पर विजिट होना चाहिए। अगरचे के मौसम काफी मौसम को साजगार नहीं था, लेकिन उसके बावजूद प्लान बना और इंटरनेशनल मीडिया के मुख्तलिफ नुमाइंदे भी हमरा थे, हमारे नेशनल मीडिया के हमारे दोस्त भी साथ थे, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात तारड़ भी साथ थे। तो हम फिर पहुंचे उस मकाम के ऊपर जो कि जिसको भारत ने बड़ा पॉइंट आउट किया था कि उन्होंने वहां पे गए, अताउल्लाह ताला साहब ने वहां ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग देने के बाद उन्होंने वही अपना मौक़िफ़ दोहराया, ऑब्जेक्टिव बताया कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, कि भारत ने इतने संगीन नौयत के इल्ज़ाम आयद कर दिए हैं कि यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स हैं और यहाँ से दहशतगर्द पहलगाम गए हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, पाकिस्तान इस हवाले से ओपन है। इस पूरे इलाके के अंदर जहाँ कहीं जाना चाहें, जिसको मिलना चाहें, जिस लोकेशन को विजिट करना चाहें, जिस घर को देखना चाहें, तो आप जा सकते हैं। तो उनकी ब्रीफिंग के बाद वहां पे तकरीबन ये दोनों नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया की जो टीम्स थी, तकरीबन 30 समझे के मेंबर थे जी। तो फिर सबने अपनी अपनी टीम के हमरा, वो बड़ा जो बेला नूर शाह है एक बहुत जबरदस्त किस्म का टूरिस्ट स्पॉट है, वैसे बहुत आउट क्लास है, पीर सनासी के बिल्कुल सामने है, तकरीबन इसके और पीर सनासी के दरमियान तकरीबन 10-12 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बहुत खूबसूरत चोटियां, सरसब्ज है, टूरिस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा आते हैं।
और वहां पर गए, उसके बाद हमने वहाँ मकामी लोगों से बातचीत की। वहाँ पे स्कूल्स कायम हैं, गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, और एग्जैक्ट उस पॉइंट पे गया जिसको उन्होंने दहशतगर्दों का ट्रेनिंग कैंप बताया था। मुझे खुद उसमें जाने का मौका मिला। वहाँ पे वो बच्चों का और बच्चियों का एक बड़ा ही शानदार किस्म का एक प्राइवेट अलीगढ़ स्कूल एंड कॉलेज के नाम से एक इंस्टीट्यूशन है। सही। वहाँ पे बच्चियां जेर तालीम थी, वहाँ पे बच्चे जेर तालीम थे। वहाँ के टीचर से बात हुई, असातिज़ा से बात हुई, बच्चों से बात हुई, मकामी अफराद से बात हुई, और आज किसी चीज का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ नेशनल पाकिस्तान की मीडिया के अलावा इंटरनेशनल जो मीडिया के जो नुमाइंदे थे वो भी गए वहां पे। उन्होंने सब लोगों से वहां पे जाके बात की, मुख्तलिफ एरिया। सोहेल, एक बात बताइएगा कि आपकी जब वहाँ के लोगों से बातचीत हुई, जो बता रहे हैं कि सिविल आबादी रहती है, स्कूल्स भी हैं, लोग भी हैं, सारा कुछ है, आपकी उनसे बातचीत हुई होगी। साफ ज़ाहिर है इस वक्त दोनों मुल्क जो हैं वो उस पर जंग के एट द ब्रिंक ऑफ वार। कोई पैनिक नज़र आया, कोई वहाँ से शिफ्टिंग नज़र आई, कोई वहाँ से लोगों को मूव किया जा रहा हो, लोग डरे हुए हों या कोई फियर्स हों, कोई आपकी तो बातचीत होगी। सो व्हाट वाज द एनवायरनमेंट मूड देयर? सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट आपने सवाल किया, और यही सवाल ऑन कैमरा मैंने भी वहाँ मकामी जो लोग थे उनसे बात की। मैंने टीचर से पूछा, एक जनरल था वहाँ शॉप का मालिक था, उससे बात की, स्टूडेंट से बात की। अच्छा, वहाँ पे अभी भी टूरिस्ट मौजूद हैं, सबसे बात की। पहली बात तो ये थी कि खौफ के वहाँ पे कोई नामो निशान नहीं था, सब लोगों के जज्बे बुलंद थे। अगरचे के वहाँ के लोगों को भी ये बात वहाँ पे आ चुकी थी, सोशल मीडिया सब वहाँ लोग यूज करते हैं कि भारत ने इस जगह को पॉइंट आउट किया है कि यहाँ टेररिस्ट के कैंप्स हैं। पहलगाम में जो टेररिस्ट इन्वॉल्व है वो यहाँ से ट्रेनिंग लेके गए हैं, और सबके ज़हन, हमारे ज़हन में भी सवाल था, उनके ज़हन में भी सवाल था कि भारत ने जब इस इलाके को पॉइंट आउट कर दिया है तो भारत अपने कोई सर्जिकल स्ट्राइक, कोई ऐसा ड्रामा रचाने के लिए या अपनी फेस सेविंग के लिए इस जगह को हिट भी कर सकता है। उनके भी ये सवाल थे। इस खबर नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में आने के बाद हमारे जेल में भी था, और एग्जैक्टली ये सवाल लोगों से पूछा तो लोगों में कोई खौफ की कोई निशान नहीं था। बिल्कुल लोग हिम्मत हौसले के साथ थे, बिल्कुल डटे हुए थे। अच्छा, आपने भी खबर सुनी होगी वहाँ से, इंडिया से आ रही है अभी, आपसे ज़रा इस पे बात कर लेते हैं कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो सामने आई है वहाँ पे उन्होंने लीक हुई है, और कांग्रेस के एक लीडर जो हैं मलिक अर्जुन साहब जो हैं, उन्होंने एक जलसे में तकरीर करते हुए कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को 3 दिन पहले पता था कि दिस अटैक इज़ कमिंग, और उन्होंने अपनी जो कश्मीर की विजिट थी, उन्होंने श्रीनगर को ट्रेन वगैरह का इफ्तिताह करना था, वो उन्होंने कैंसिल किया। सो उन पर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि मोदी साहब के नॉलेज में था कि कोई अटैक होने वाला है, खुद को तो उन्होंने कैंसिल करके वो नहीं गए, लेकिन टूरिस्ट की सेफ्टी के लिए कोई स्टेप्स नहीं लिए गए। तो इंडिया में एक नई बहस एक शुरू हुई है, छिड़ी हुई है। इस पे कोई आपकी यहाँ पे कोई किसी से बातचीत या किसी से कुछ कोई हुआ? जी देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम के ऊपर ये कांग्रेस के रुकन की स्टेटमेंट आई है, और उन्हें इंटेलिजेंस रिपोर्ट की हवाला देकर ये बात की है कि नरेंद्र मोदी को पता चल गया था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर फ्लड अलर्ट आ चुका है, उन्होंने अपना दौरा मनसूख कर दिया गया। फिर वहाँ सिक्योरिटी बढ़नी चाहिए थी, वहाँ पे सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए थी, टूरिस्ट को सिक्योरिटी फराहम की जानी थी, उनकी केयर क्यों नहीं की गई? अब माजरा ये है कि इससे ज्यादा जो बढ़ के इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये तो इंटेलिजेंस बेसिक थ्रेट अलर्ट था, मिल गया, लेकिन इससे पहले जो रा के ऑफिशियल जो उनका डॉक्यूमेंट रिलीज हुए एक सोशल मीडिया एक ऐप के जरिए से, उसके अंदर जितना बड़े पैमाने के ऊपर सारा ये प्लान मेंशन था वो पहले ही एक्सपोज हो चुका, उसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको पिक किया, उसके ऊपर बड़े क्वेश्चन उठे। तो हर लिहाज से ये बात। अच्छा, ये बताइएगा, हमारे पास क्योंकि टाइम कम है, जहाँ पे वो बता रहे हैं जिस जगह पे आप गए हैं, उन्होंने कहा जनाब कि 800 लोग यहाँ से पेनिट्रेट किया है या यहाँ से अंदर गए हैं, इंडिया वाली साइड पे गए हैं, तो इतना हैवी गार्डेड बॉर्डर है, या बॉर्डर कहें या LOC कहें, पाकिस्तान इंडिया में दोनों ममालिक बड़ा एक दूसरे को गार्ड करते हैं, तो आपने कोई देखा कि पॉसिबल है कि 800 बंदा किसी तरह गुजारा जाए और इंडियन आर्मी या सेटेलाइट, ड्रोन्स, कैमरे, जासूसी सब कुछ हो रहा है, उनकी अपनी फोर्सेस भी उस पे LOC पे लगी हुई हैं, वाज इट पॉसिबल? कोई इस तरह की चीज़ कोई नज़र आई आपको वहाँ पे? प्लस मुझे खुद इस मरतबे उससे पहले भी एग्जैक्ट इस LOC के जाने का मौका मिला, जहाँ से एग्जैक्ट 8 फुट के बाद मेरे सामने थी LOC, और सब कुछ नजर आता है, डे टाइम भी देखी, के वक्त भी देखी, वहाँ से सवाल ही पैदा नहीं होता। 800 छोड़ें को एक बंदा भी वहां से गुजरने की कोशिश करे और जिंदा बच जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। और अच्छा, ये बताइएगा सर, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, वी वांट मोर क्वेश्चंस।
अब अगर इस जगह को आइडेंटिफाई किया है उन्होंने, इंडियंस ने नाम लिया है कि ये यहाँ से ट्रेनिंग कैंप था और यहाँ से लोग गए, तो डेफिनेटली उनके ये टारगेट पे होगा। तो वहाँ पे सिविलियन आबादी मौजूद है। इन केस खुदा ना खास्ता इफ़ दे अटैक इट, तो व्हाट आर आवर प्रिपरेशन, ये क्या करेंगे? मतलब इज इट एडवाइसेबल कि जब उनके इसमें वो इसको लॉक कर चुके हैं, गलत सही, दैट्स अनदर डिबेट, कि सिविलियंस हैं इतनी बड़ी तादाद में, अगर वहाँ से कोई अटैक आता है कि खुदा ना खास्ता मिसाइल के ज़रिए, जहाज़ के ज़रिए, वट एवर, तो कोई इस पे कोई बातचीत सवाल पूछे आपने कुछ जो आपके साथ गए हुए थे हमारे एस्टेब्लिशमेंट के या अदरवाइज लोग? जी बिल्कुल, उनसे भी सवाल पूछे, ताड़ा साहब से भी पूछे। उन्होंने कहा जी कि हमें इस हवाले से कतन कोई फिक्र नहीं है, आपको हमने दिखा दिया यहाँ पर मकामी जिंदगी आबादी है, जिस पॉइंट के ऊपर टूरिस्ट आते हो वहां पे ट्रेनिंग कैंप को सवाल पैदा नहीं होता। हाँ, इंडिया ने पॉइंट आउट किया हुआ है, इंडिया हमें पता है कि इसको जगह को स्ट्राइक कर सकता है, हमारे इंतजाम मुकम्मल हैं। इंडिया इन जगहों के अलावा, चूंकि शहरी इलाका है बिल्कुल, इसके नीचे मुजफ्फराबाद है, बड़ी आबादी है, 84 टूरिस्ट स्पॉट है, उनके इन दोनों पॉइंट्स को भारत जहन से निकाल देके इसको हिट करने की कोशिश करेगा। भारत कह चुका है सिविलियन, वो भारत और पाकिस्तान की इस पे अंडरस्टैंड है कि सिविलियन टारगेट्स नहीं करने उन्होंने, लेकिन जहां पे इस तरह की बात वो कहेगा तो उनकी ये मीडिया में ये चीज़ आ रही थी कि वो जहां ट्रेनिंग कैंप का उनके जहन में है वहां पे वो हिट कर सकते हैं। सो दैट्स द रीज़न है यार, सिविलियंस को तो वो अटैक नहीं करेंगे, वो क्लियर हो चुका है पहले, मेरा ख्याल दोनों साइड्स वो कभी पहले भी नहीं करते। बहरहाल थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपने मैं ज्वाइन किया। थैंक यू भट्टी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। एक ब्रेक ले लेते हैं नाजरीन, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस के समाअत के हवाले से, जो कि कल मुकम्मल हुई और फैसला महफूज कर लिया गया। बात करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। एक बड़ी अहम खबर जो है वो आई है कि कांग्रेस के जो सदर हैं और अपोजिशन लीडर हैं खरगे, मलिक अर्जुन खरगे, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि मोदी साहब को जो है वो पहले से पता था इस इंसिडेंट के बारे में और फिर भी उन्होंने इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बमशेल है। अगर कोई मतलब है कोई हमारे यहाँ से खबर निकलती या कोई दुनिया का और किसी अखबार, मीडिया या हुकूमत कहती तो डेफिनेटली उसको प्रोपेगेंडा समझा जाना था, मिसलीडिंग न्यूज़ समझा जाना था। अब जूं इसके दिन गुजरते जा रहे हैं, पहले तो एक ट्रेजेडी होती है तो उस पर पूरा मुल्क, पूरी आवाम, पूरी सोसाइटी, पार्लियामेंट, वो लोग जो हैं हुकूमती नैरेटिव बाई करने पे मजबूर होते हैं। वो कहीं भी होगी, वो पाकिस्तान में होगी, अमेरिका में हो, दुनिया के किसी हिस्से में हो, लंदन में हो या इंडिया में हो, जो पहला आपको आता है ना हुकूमत का नैरेटिव, यू आर कंपेल्ड टू बिलीव इन इट, क्योंकि उस वक्त ज़रूरत होती है कि हुकूमत, एजेंसीज, सिक्योरिटी फोर्सेज डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए, इनके पे आपने सवालात नहीं उठाने, क्वेश्चंस नहीं करने, ये हर जगह होता है। और दूसरा साथ में आपने ब्लेम ही कर देना होता है अपने मुखालफों को, दुश्मन मुल्कों को, जी फलां का हाथ है। ये काम हम भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं कि वो अकेले होते हैं। यहाँ भी आपको पता है जाफर एक्सप्रेस का वाक़या, तो हमने साथ में हमने भी 2-4 ढूंढ के दे दिए थे, अभी चल रहा था वो सारा केस, हमने कह दिया फलां फलां इससे मुलविस हैं, ये मुल्क जो हैं, या फलां की लैंड यूज़ हुई है या ये चीज़ें। उसका नतीजा ये निकलता है कि वो लोग जो होते हैं अपनी एजेंसीज, अपने इदारों, अपने हुक्मरानों से सवाल करने की बजाय उनका मुंह बंद करा दिया जाता है कि ये जी बैरूनी हाथ है। बैरूनी हाथ का मतलब है तुझे चुप रहना है, हमसे कोई सवाल नहीं पूछा। जो बजट ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, आपके पास आपको वसाइल दिए गए हैं, ऑडिट नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, फ्री हैंड है। फ्री हैंड के बावजूद भी अगर लोग आपके मारे जाए और आपको पता ही ना हो कि ये वाक़या हो रहा है, होने वाला है, इसको प्लान किया गया होगा, प्लॉट बनाया, अब सारे अच्छा जब वाक़या हो जाते हैं सारे समझदार हो जाते हैं। वो इंग्लिश की बड़ी खूबसूरत कोट है, मुझे बड़ी पसंद है। वो कहते हैं ना कि इट्स वेरी इजी टू बी वाइजर आफ्टर द इवेंट। इवेंट हो गया समझ, अब इंडिया को पता चल गया जनाब कि 800 पाकिस्तानी यहाँ से एंटर हुए, 800 पूरी फोर्स ब्रिगेड है भाई। अगर 800 यहाँ से निकल के पहुंच गए तो फिर इट्स ए ह्यूज फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन इंटेलिजेंस और उनका सारा सिस्टम। और आप पॉइंट आउट करें कि एग्जैक्टली ये जगह हैं जहां से एंटर हुए। वही कह रहे हैं ना, आप सियाने हो गए। मतलब आपका सैटेलाइट लगा हुआ होगा, आपके ड्रोन लगे होंगे, आपकी इंटेलिजेंस होगी, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी होगी, कुछ लोग इधर भी आपने भेजे होंगे कौन आ जा रहे, सारी चीजों का आप सारे सियाने। ये कोर्ट मुझे बड़ी पसंद है, लव इट, कि वाक़या हो जाए उसके बाद उसके कंसिक्वेंसेस का पता पुता चल जाए ना, फिर सारे सियाने हो जाते। हमारा भी ये कुछ हुआ था जाफर एक्सप्रेस में, जो ही वहाँ पे शुरू हमने कहा जी अफगानिस्तान से वो राब्ते में, वो देखें जी इंडिया से राब्ते में। खैर वो कहते हैं हम सेटेलाइट या फोन के जरिए हम मॉनिटरिंग कर रहे थे, उधर से फलान है, हम भी सियाने हो गए, इधर इंडियन सियाने हो गए वाक़े के बाद, इधर हमारे मारे गए बेचारे, उधर उनके सियाह टूरिस्ट बेचारे वो मारे गए, फिर सबको पता चल गया। सवाल ये है कि ये वाक़े से पहले क्यों नहीं, मतलब इंटेलिजेंस क्या होती है?
या काउंटर इंटेलिजेंस क्या होती है, यही चीज़ें होती है ना, आपने वाक्य से पहले बतानी। अच्छा बहुत सारा यहाँ पे अब वो ये कह रहे हैं, जो चीज़ सामने आई है, ये उस मलिक अर्जुन साहब सामने लाए हैं, वो ये कह रहे हैं जनाब कि मोदी साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को इस वाक्य से 3 दिन पहले बता दिया गया था इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कि अटैक इज़ कमिंग, और मोदी साहब की विजिट होनी थी वहाँ श्रीनगर में, एक उन्होंने ट्रेन वगैरह को वो करना था, उसका उन्होंने कोई इनागुरेशन करनी थी वहाँ पे, तो मोदी साहब ने अपनी कैंसिल कर दी। अब होता ये है कि ये चीज़ सामने पहले नहीं आई थी। अब जूं टाइम गुजरता जा रहा है, इंडियन मीडिया पहले तो हमारी बैशिंग करता है, हमारे पे चढ़ाई की, भाई हम तो यूजुअल सस्पेक्ट है ना, हम तो हाथ खड़े किए बैठे हुए, दुनिया का जहाँ का जो भी आता है ना हमारी गिरबान पकड़ लेता है, भाई आपने किया होगा। हमें तो 10 मिनट में बोल दिया था उन्होंने, हमें 10, ये उनकी मेहरबानी, 10 मिनट लिए उन्होंने, वी आर ग्रेटफुल टू देम। ये 10 सेकंड वाला काम हमारे ऊपर ही डलना चाहिए था, हमें तो जो भी आता है गिरबान से पकड़ लेता है, हम बेचारे भी घिस जाते हैं कि भाई साहब हमारा ना भी हूँ तो हम चोर बन के बैठे होते हैं। खैर अब जो वक्त गुजर रहा है, अब उन्होंने सवाल पूछने शुरू कर दिए। अच्छा ये सारा दबाव पता किस पे आ रहा था, ये रिपोर्ट क्यों लीक हुई है, दैट्स वेरी मतलब मेन क्वेश्चन इंटेलिजेंस की। ये होता ही है कि पहले तो जैसे मैंने कहा नैरेटिव बिल्ड हो गया, उसके दूसरी फेज क्या होते हैं, दूसरी फेज होते हैं अब छोटे छोटे सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, यार सिक्योरिटी फोर्सेस किधर थी यार पुलिस किधर थी यार फिर यार इंटेलिजेंस वो किधर थी, इतना बड़ा हैवी आपका गार्डेड एरियाज है, 7 लाख आर्मी है, इंटेलिजेंस है, रॉ है और एजेंसीज है, ये क्या कर रहे थे, ये पैसे ले रहे थे, ये सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। इंटेलिजेंस ये एजेंसीज वो आ जाते हैं दबाव में कि आपका तो ऑडिट नहीं होता, आपको बिलियंस ऑफ रुपीज मिलते हैं, आप तो बंदा उठा लें, जो कुछ आगे पीछे कर दें, गायब कर दें, आपसे पूछता कोई नहीं है, इसलिए नहीं पूछते ताकि आप हमारी जानें बचाएं। आपने अगर 26 लोग मारे गए और आपको पता नहीं है तो आप नालायक हैं। जब ये दबाव पड़ता है इंटेलिजेंस एजेंसीज पे, देन द लीक, इस तरह की चीजें लीक करते हैं कि जनाब हमारे पे ना है, अब ये लीक की गई है, ये खबर अथेंटिक जो है, इसलिए मतलब कांग्रेस के प्रेसिडेंट का कहना है मामूली बात नहीं है कि ये नहीं है कि कोई टॉम डिक हैरी को मेरे जैसे बैठे थे जिन्होंने अपनी तरफ से छोड़ दी खबर, नो। अब होता ये है कि उन्होंने खबर लीक की है और बताया। अच्छा मैं उनको एनडीटीवी पे ना सुन रहा था, इनका स्पोक्स पर्सन तर्जमान है ये बीजेपी का, अच्छा हाँ, इस इशू पे जी बिल्कुल, ही वाज अ बिट कंफ्यूज है, उसने भी कोई क्लियर लाइन नहीं दी, उन्हें डिनाई नहीं किया, उसने कहा जी अभी तक इस पे कोई ऐसी बात हो रही है जो कंफर्मेशन अभी नहीं हुई, और मतलब, वो कह रहे हैं कि सबूत दें, हम अपने दावों का सबूत पेश करें, उनके तर्जमान ने ये भी कहा है। तो आपने आउटराइटली उसको रिजेक्ट नहीं किया ना, आप कहें कि इट्स अ फेक न्यूज, गलत है, प्रोपेगेंडा है, हम रिजेक्ट करते हैं, आप रिजेक्ट करते हैं, मैंने खुद सुना है उनको, उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने कहा अभी इस पे कोई वो नहीं हुआ, सो ही वाज इन द मिडल ऑफ नीदर हियर नॉट देयर, जिससे मजीद आपको मिलता है कि उन्होंने नहीं किया। अच्छा इतनी बड़ी खबर जब प्राइम मिनिस्टर पे आ रही है, आप उसको इमीडिएटली उसको रिजेक्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद करते हैं, दीगर इदारे करते हैं। अब उन्होंने ये मेरी एक तरह की रीडिंग है कि इंटेलिजेंस इदारों ने खबर खुद लीक की है, अच्छा, और बताया है उन्होंने, ये कांग्रेस के लोगों को या मीडिया को बताएंगे, हमारे यहाँ भी हुआ है, मैं अभी आपको एक तो बताऊंगा कि इंटेलिजेंस इदारे फिर किस तरीके से अपने आप को बचाते हैं कि भाई साहब हमारे पे ना आए, हमने बता दिया था, हमारा काम इतना ही था, हमने ग्राउंड पे बता दिया था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, अब इसकी जरा थोड़ी कड़ियाँ मिलाने की कोशिश करें कि प्राइम मिनिस्टर ने जहाँ कश्मीर जाना था अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट्स, या उनके जो मलिक साहब ने फरमाया है, तो ये क्यों नहीं गए, फिर इन्होंने जाना था, ट्रेन की करना था, इट मीन्स कि ही हैड सम रिपोर्ट्स कि वहाँ पे कुछ टेरर अटैक हो सकता है। सवाल अगला ये है कि आप नहीं गए, अपनी जान आपने बचाई, ठीक की, प्राइम मिनिस्टर दुनिया का कोई भी मुल्क हो उसकी जान बचाना उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन जो 26 वहाँ टूरिस्ट थे, आपको फिर एक एमरजेंसी अलर्ट देना चाहिए था कि जहाँ जहाँ टूरिस्ट हैं उनको पुल आउट करो, उनको वापस लो, उनको फ्लाई करो, या उनको पुलिस दें, कोई फोर्सेस दें, उनको बचाओ तो करें। अब इंडिया की बहस का रुख पाकिस्तान से हट के उधर चला जाएगा, चला गया है, क्योंकि टाइम गुजरता जा रहा है ना, अब वो मतलब अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाएंगे। सो उन्होंने अपनी जान बचा ली, उन्होंने कहा भाई साहब हमारा तो कोई इसमें है नहीं, जरा इनसे पूछें। अब प्राइम मिनिस्टर साहब अब तक जब तक हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो मैंने तो उनका बयान नहीं सुना, हो सकता है आया या ना है, सो इट्स गोइंग टू बिकम ए बिग इशू। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं। 2011 में जब वहाँ श्रीलंकन ये टीम पे कज़ाफ़ी स्टेडियम के साथ वो इन पे अटैक हुआ था, तो हमने भी ये सवालात उठाने शुरू कर दिए कि भाई सब इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही हैं, एक टीम आई हुई है, आपको दहशतगर्दी का पता है, इसके बावजूद हमला हो गया वहाँ पे। तो कुछ दिनों बाद उन्होंने 1-2 दिनों को, मेरा ख्याल 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने अपने वो जो थे ना, उन्होंने अलर्ट उन्होंने वो मीडिया के लोगों को दिए, और उन्होंने वहाँ टीवी चैनल्स पे चलने शुरू हो गए जनाब कि हमने तो पहले से इनको फलां डेट को फलां इसको हमने बता दिया था कि अटैक आने वाला है। इट्स नॉट एन इंटेलिजेंस फेलियर, इट्स ए सिक्योरिटी फेलियर है। पुलिस वाले जो हैं ये उनका कसूर है, जिन पुलिस वालों ने आना था, स्कॉट करना था, तो इनको सिक्योर कर, जिन लोगों ने इनको श्रीलंकन टीम को लेकर जाना था और इनको सिक्योरिटी देनी थी, पुलिस अफसरान ने, वो घरों पे सोए हुए थे।
तो इसमें इंटेलिजेंस कहते हैं हमारा कसूर तो नहीं, हम तो बता सकते थे। और मजे की बात है, जिनके खिलाफ इंक्वायरी हुई थी कि ये लोग अपने लैप्सेस की वजह से पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं और जिनकी वजह से हमला और पाकिस्तान में क्रिकेट बैन हुई थी, उनको बाद में शहबाज शरीफ साहब के दौर में क्लियर भी किया गया, प्रमोशन भी दी गई। अच्छा, हाँ, शहबाज शरीफ साहब इस मामले में खुले दिल के हैं। बात ब्यूरोक्रेट हूँ, डीएमजी हो, पुलिस हो, गो गेटर हूँ, अपने बंदे हूँ, तो उनको शहबाज शरीफ साहब वो दे लें, उनको सजाएं दे लें। यहाँ पे मेरा ख्याल है गोजरा में एक दफा वहाँ पे एक कम्युनल राइट्स हुए थे, उसमें जो अफसरान शामिल थे उनको भी प्रमोशन दी गई थी, बल्कि उनको बेहतर उनको वो दी गई थी, पोस्टिंग दी गई थी। सो इस मामले में शहबाज शरीफ, अब जब आप अपने ही अफसरान को सजाएं नहीं देंगे जिनकी वजह से पाकिस्तान में क्रिकेट तबाह हुई है, बैन हुई है, तो फिर कौन उठेगा सुबह 7 बजे और अपनी पुलिस तैयार करेगा कि श्रीलंकन टीम को हम लेकर जाना है। हाँ, और ये बात आपने काफी इंटरेस्टिंग की क्लासा साहब के, अब जो बहस है वो पाकिस्तान से हटकर उनके अंदर जो है वो ज्यादा छिड़ गई है। ये होनी चाहिए थी, पहले दिन से होनी चाहिए थी, वो ठीक है। मैंने फिर कभी आप आम पे तो किसी और लगा दें पहले दिन से तो, लेकिन आप जानते हैं कि मोदी साहब किस तरह से अपने मीडिया को जो है वो कंट्रोल करते आए। तो शुरू में तो वो सहाफियों के कोई सवाल जवाब कुछ भी जो है वो नहीं ले रहे थे, लेकिन आपने जैसे कहा कि आहिस्ता आहिस्ता अब ये सवाल उठ रहे हैं। और अब मीडिया जो है बहुत सारे वहाँ पे लोग भी तंग हैं। जिस तरह के मीडिया पे आपने गुफ्तगुएं सुनी है, पाकिस्तानी भी जाते हैं, दानिशवर हैं, मैं तो जानता नहीं, बहुत सारों को 2-4 तो हमारे चले जानने वाले हैं। जिस तरह का दंगा लगाया गया और जिस तरह की गाली गलौज इंडियन मीडिया पे हुई है, भाई यकीन करें, मैं ये नहीं कह रहा कि हम पाकिस्तानी मीडिया पे बैठे, पाकिस्तानी मीडिया 1000 गुना बेहतर है। हमारे शो देख लें और बहुत सारे टीवी शोज देख लें, कोई डिसेंट गुफ्तगू होते, कोई इंडिया को गाली मतलब नहीं दी जाती, उनके पैनलिस्ट को कहीं को नहीं दी जाती, उनको प्राइम मिनिस्टर दीगर लोगों को होंगे 2-4 लोग, मुझे नहीं पता, बट हमारे यहाँ कंडक्ट किया गया, डिसेंटली डिबेट हुई। हालांकि हमारा मीडिया जो है 20-22 साल पुराना है, इंडिया का मीडिया 35 से 40 साल पुराना है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये चैनल्स की बात कर रहा हूँ। 40 साल बाद अगर ये हालत होती है तो अल्लाह करे हमारे चैनल ही बंद हो जाए। ये कुछ जो गुफ्तगू हमने इंडियन चैनल पे सुनी, तौबा तौबा तौबा। वैसे ही सब कुछ डिजिटल पे जा रहा है, आप भी कह रहे हैं चैनल्स बंद हो जाए। चैनल नहीं बंद होने, खैर दैट्स अनदर डिबेट। आपने डिजिटल भी तो अपना हमारा प्रोग्राम डिजिटल पे भी जाता है ना, आपने कहीं पे बैठ के हमने प्रोग्राम तो करना है ना, उसको टीवी कह लें, डिजिटल कह लें। सो ये मीडियम बदल रहा है, ये जर्नलिज्म कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रही, बिल्कुल। और जो है वो इंडियन टीवी को आपने सही कहा कि वो मेरे ख्याल से 5 मिनट देखना भी जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे किसी ने मुझे कॉल कीजिए, आप आज मैंने हाथ बांध लिए। अच्छा, हाँ, मैं एक शर्त पे हूँ। अच्छा, घेरते बंदे को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े पोलाइट डिसेंट, ये वो उन्होंने बंदे रखे हुए ना जो फोन करते हैं। मैं कह बात सुन, एक शर्त पे हूँ, कहते क्या, मैं 5 मिनट को ऐसा क्लिप भेज दे जो डिसेंट गुफ्तगू हुई हो तुम्हारे किसी चैनल पे, फिर फोन नहीं आया उसका, आई वेटेड फॉर द क्लिप। मैं 5 मिनट का ऐसा भेज जहाँ पे इंसान के बच्चों की तरह की गुफ्तगू हुई हो, मैं फिर आ जाऊंगा। आपसे इसी वाइज डिसीजन की उम्मीद थी। मैं आज का नहीं, मुझे हमेशा से आते हैं उनका, हमें आज नहीं, हमेशा 8-10 साल से कोशिश करते हैं, हाथ बांध के हम पतली गले से इज्जत बचा के निकल जाते हैं। मैं मुझे कोई शौक नहीं, मजीद कहते हिंदुस्तान के अवाम देखेगी, मैं इन्हीं को दिखाएं, मुझे कोई इंडिया के अवाम में मैं मुझे कोई, मैंने वो नहीं कर रहा, मुझे उसका कोई वो नहीं है। मेहरबानी आपकी, आई अगेन रिस्पेक्ट इंडियन पब्लिक, इंडियन व्यूअर, सब कुछ के, लेकिन इस दंगल का मैं हिस्सा नहीं बन सकता। मैं इतनी कैपेसिटी नहीं है। इसी पॉइंट पे एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वहाँ हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब की जो है वो मुलाकात हुई सहाफ़ियों से और काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है वो गुफ्तगू रही, काफ़ी सारी चीज़ों पर बात हुई। हम बात कर लेते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी कंबर जैदी। अस्सलाम वालेकुम कंबर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वालेकुम सलाम जी कंबर, सहाफ़ियों से मुलाकात रही, किस तरह की मीटिंग रही? काफ़ी सारे इश्यूज़ पे उन्होंने बात की, अदलिया इस्लाहात पर बात की, फिर जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से जो केस है उस पर भी काफ़ी अहम रिमार्क्स जो हैं वो उन्होंने दिए। चाइनीज़ जुडिशल सिस्टम से वो काफ़ी इंप्रेस नज़र आए, कुछ तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ने हाल ही में दौरा किया है चाइना का, टर्की का, वहाँ पे उनकी मुख्तलिफ जजेस साहिबान से मुलाकात हुई, वहाँ के सिस्टम को उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया और उसके बाद फिर आके उन्होंने कुछ अदालती इस्लाहात पर बात की, सहाफ़ियों को इस हवाले से आगाह किया। पर्पस यही था कि हम बहुत पीछे हैं, यहाँ पे मुकदमात की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है दुनिया के, मतलब उन्होंने चाइना की एग्जाम्पल दी कि चाइना में कोई भी पेंडिंग केस नहीं है और वहाँ पे 367 जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं और वहाँ पे पेंडेंसी का कोई तस्वुर नहीं है। वो बड़े हैरान हुए कि पाकिस्तान में इतनी ज्यादा पेंडेंसी है और उन्होंने इनसे पूछा भी, इंक्वायरी भी किया कि आप ये पेंडेंसी किस तरह से खत्म करेंगे, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इसीलिए तो हम आपके पास यहाँ पर आए हैं कि हमें बताया जाए। फिर बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट को पेपरलेस किया जाएगा, IT को जो है मजीद फरोग दिया जाएगा, AI का इस्तेमाल किया जाएगा, आइंदा से दरखास्तें जो है वो पेपर्स के बगैर, मतलब IT पे
सॉफ्ट कॉपी में आया करेंगी। तो ये सारी बातें कर रहे थे, लेकिन जो दो इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने बात की वो एक सीनियरिटी, जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जो साथियों की जानिब से सवाल पूछा गया था, उन्होंने उस पर अपनी राय का इजहार किया। दो के वो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग भी है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ये समझते हैं कि जो जजेस आए हैं लाहौर हाई कोर्ट से, उन्होंने कहा कि वो जो है सीनियरिटी में सबसे नीचे होने चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि इस बात में कोई कबाहत नहीं है, अगर कोई शख्स लाहौर हाई कोर्ट में काम कर रहा है तो इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में भी आगे काम कर सकता है, आइन और कानून इसकी इजाजत देता है। दूसरा अहम मामला 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से था। जब साथियों की जानिब से सवाल किया गया तो उसमें उनका मौक़िफ़ पहले भी चूंकि ये आ चुका है कि वो समझते हैं कि पार्लियामेंट बालादस्त है, पार्लियामान की जानिब से जो भी फैसले किए जाते हैं उनका एहतराम होना चाहिए। क्योंकि ये जो केस है वो ज़ेरे समात है, वो इस पर अपनी खुलकर राय नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ये केस ज़ेरे समात है, इस वजह से मैं इस पर अपनी राय नहीं दूंगा। हाँ, अलबत्ता 26वीं आईनी तरमीम का अगर फैसला आ गया तो मैं इस पर जरूर, इस पे आप मेरे खुल के कमेंट्स भी देखेंगे, मेरी राय भी आपको इस मामले पर पता चल जाएगी। लेकिन नटशेल में आप ये कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस ने जो पार्लियामान की जानिब से कानून साजी की है उसको मुकद्दम समझा कि वो कानून साजी अगर हुई है तो पार्लियामेंट एक ऐसा इदारा है, सुप्रीम कोर्ट को उसका एहतराम करना चाहिए। जी ठीक, जी कंबर, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपने बताया कि वो चाइना में बहुत सारे जजेस से मिले और चाइना में ये पेंडेंसी केसेस नहीं, किसी ने उनसे पूछा कि चाइनीज़, क्योंकि उनका मॉडल सिस्टम हमसे गवर्नेंस का बिल्कुल मुख्तलिफ है, चाइना में भी ये हुकूमत के ख़िलाफ़ वहाँ पर केसेस होते हैं? हमारे यहाँ तो मोस्टली केसेस जो हैं वो हुकूमती इदारों के ख़िलाफ़ हो रहे होते हैं, जदाद के मसले हैं, रेवेन्यूज़ के मसले हैं, डिपार्टमेंट्स के मसले हैं, कोई ना कोई मिनिस्ट्री के मसले हैं। तो यहाँ तो 70-80% अगर मैं गलत नहीं कह रहा, मोस्ट लिटिगेशन जो है वो तो हुकूमत के खिलाफ हो रही है। तो चाइना में भी इस तरह की कुछ चीज़ है? मतलब मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी, मेरी नाअहली या नालायकी कहें। किसी ने ये पूछा उनसे कि चाइनीज़ सिस्टम में क्या ये इजाज़त है कि हुकूमत पे केसेस करें? एग्जैक्टली क्लासेस साहब, तो ऐसा तो सवाल नहीं हुआ, लेकिन जो चीफ जस्टिस का ट्रस्ट था वो इस चीज की तरफ बात को लेके गए हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा केसेस इस वजह से भी हैं कि मतलब आपको पता है कि सियासी नोयत के मुकदमात बहुत ज्यादा आ जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमें प्रायोरिटी पे यहाँ पे ऐसे कैदी हैं जो सजाए मौत के कैदी हैं, उनकी अपीलें नहीं लगती। अभी भी 1200 अपीलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। उन्होंने कहा इससे ज्यादा खतरनाक मामला ये है कि जिनको सजा हो जाती है, उम्र कैद हो जाती है, उनकी अपीलें नहीं लगती। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है मतलब कि वो शख्स जो है दुनिया से जा चुका होता है, उसकी अपील समाअत के लिए तब मुकर्रर होती है। तो ओवरऑल वो सिस्टम के हवाले से बात कर रहे थे कि सिस्टम हमारा इतना वो है, इतना हम पीछे हैं टेक्नोलॉजी में भी, एडवांसमेंट में भी, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इधर जो अदालतों का बर्डनाइज रहती हैं। एवं उन्होंने ये भी कहा कि जो लोअर कोर्ट्स हैं उसमें अगर जजेस 2 से ऑनवर्ड भी काम करना चाहते हैं, यानी 5 बजे तक भी काम करना चाहते हैं, तो उनकी इजाफी तनख्वाह होगी। वो ये चाहते हैं कि जो लोअर कोर्ट्स हैं वो 5 बजे तक शाम काम करें। अच्छा, ये बताएं कि ये वाली गुफ्तगू जो है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, ये कोई नई गुफ्तगू तो नहीं है कि जनाब के बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं, लोग फांसियां भी लाग गए, उसके बाद अपीलें आती रही। माजी में हमने ये भी सुना है, या उनकी डेथ हो गई फिर उनके केसेस आए। तो माजी से कोई नहीं सीखा, हमारी जुडिशरी ने हर से सिस्टम के नाम पे डाल देते हैं। ये तो मतलब मैनुअल काम है, मीन्स के जजेस ने ये काम करने हैं ना यहाँ पे। वो उस सिस्टम से मुराद की मशीनें तो नहीं होती सर, सिस्टम से मुराद मोस्टली वो कहते हैं मैन बिहाइंड द गन। तो ये जजेस सबान तो वो ये मतलब 8-10 साल पहले ये गुफ्तगू हम उस वक्त भी सुनते थे कि जनाब के वो देखें फांसी लग गए, वो हमने लेट कर दिया। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ इन 10 सालों में सर? बात तो वहीं खड़ी है। बिल्कुल क्लासेस साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। इस मामले पर जो है चीफ जस्टिस, आपको पता है कि जस्टिस मंसूर अली खान, जस्टिस मुनीब अख्तर इनको क्रिटिसाइज भी करते रहे हैं, नाम लिए बगैर क्रिटिसिज्म करते रहे हैं कि आप 10 बजे उठ के चले जाते हैं, 11 बजे उठ के चले जाते हैं, केसेस नहीं लेते। जब आपको मालूम है कि जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा था और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की तैनाती का मामला था, तो बड़ा कैटेगोरिकली चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें तो एक टैक्स का बंदा चाहिए जो आके आगे मुकदमात सुने, क्योंकि बहुत सारे जजेस काम नहीं करते। चीफ जस्टिस का अपना पर्सपेक्टिव तो ये है, लेकिन ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट में 14-15 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है जजेस सबान को, काम नहीं करते, फिर भी नहीं करते काम, ये आप बता रहे हैं। मतलब सब तो नहीं, मतलब कुछ होंगे। जी क्लासेस साहब, ओवरऑल देखें तो सुप्रीम कोर्ट की पेंडेंसी अगर देखी जाए तो फिर हमने इतने ज्यादा जज भर लिए हैं, उसके बावजूद भी अगर ये काम नहीं हो रहा तो ये बड़ा लम्हा फिक्री है। एक जज को 14-15 लाख तनख्वाह जा रही है और 52,000 सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग केस है।
तो ये पार्लियामेंट के भी सोचने की बात है, आवाम के भी ये कोई ब्यूरोक्रेसी ये कोई ब्यूरोक्रेसी के सोचने की बात भी है कि ब्यूरोक्रेसी अगर ये डिलीवर करे और उनको वहीं पे लोगों को इंसाफ देना शुरू करे फेयरनेस के तहत, तो ये केसेस इतने नहीं होंगे वहाँ पे। क्योंकि मेरा ये ख्याल है, जो मैंने कुछ थोड़ी सी वो चीज़ें देखी हैं, कि ब्यूरोक्रेसी के बाद फैसलों के खिलाफ भी लोग जाते हैं, उन्हें लगता है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, किसी ने सिफारिश की, किसी ने पैसे पकड़ लिए, वटएवर। तो ब्यूरोक्रेसी भी तो इसमें कोई हिस्सा डाल रही है, अपना नहीं डाल रही है, ये जो इतनी लिटिगेशन हो रही है। सर जी, ग्रास रूट लेवल से अगर काम किया जाए, क्लासेस साहब आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, तब बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और तब नीचे से जो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होगी। बहुत सारे कोर्ट्स हैं, उनकी जानिब से फैसले आ जाते हैं जो कि इतने एब्सर्ड होते हैं कि लॉ और हाई कोर्ट सुनते ही उसका फैसला कर देती है और वो कहती है कि ये आपने किस बेसिस पे ये केस डिसाइड किया है। तो इसमें एक तो ब्यूरोक्रेसी का भी हाथ है और नीचे जो लोअर हाई कोर्ट में अनफॉर्चुनेट है बड़ा, कि अगर जजेस की तैनाती ऐसी है जो कि कॉम्पिटेंट नहीं है या मेरिट पर नहीं आए, तो वो भी बड़ा फर्क डालता है और उसकी वजह से भी। अच्छा, लास्टली ये बताइएगा, वो हम सुन रहे थे कि इंडियन कुछ जजेस से भी मुलाकात के हवाले से सवाल हुआ चीफ जस्टिस साहब से, जहाँ पे गए हुए थे, कोई इंडियन जजेस से भी मिले, तो उन्होंने कुछ सुना है कि इस पे नो कमेंट्स किया। व्हाट वाज द क्वेश्चन एंड आंसर सर? सर, इंडिया से चीफ जस्टिस की इस मीटिंग में मुख्तलिफ ममालिक से जजेस आए हुए थे, चाइना, टर्की, ईरान के चीफ जस्टिस की मुलाकात हुई हमारे, और फिर उसके बाद फिर इंडिया के जजेस से जो मुलाकात हुई, इस पे क्योंकि आपको पता है कि अभी राइट नाउ सिचुएशन चल रही है, तो काफी हजार की जानिब से पूछा गया कि क्या बातचीत हुई वहां पे, जिसको चीफ जस्टिस रिलक्टेंट थे और उनकी जानिब से उस पर कहा गया कि मैं आपको नहीं बता सकता कि उनसे जो जजेस से है वो हमारी क्या बात हुई है वहां के। वैसे उनको खोल के बात करनी चाहिए थी। जज सबान का मतलब अपना एक तल्लुक होता है उसका, इसका ये मतलब ये तो नहीं है कि उनसे मिलने में कौन सी हर्ज है कि आप इंडियन जजेस से भी मिलें और बात करें। चीफ जस्टिस साहब अगर इस पर रिलेक्टेंट थे तो आई एम बिट सरप्राइज्ड कि अगर उन्हें लगा है कि इस पर बैकलैश आएगा। आई डोंट थिंक सो कि कोई बैकलैश आता सर। इस पे चीफ जस्टिस साहब जो है ना वो ज्यादा फोकस इस बात पे कर रहे थे कि आजकल बड़ा स्ट्रेस है, लोगों को आप मस्बत रिपोर्टिंग करके दिखाएं, मस्बत चीजें दिखाएं और ये चीजें आवाम तक जानी चाहिए कि मस्बत भी कुछ काम हो रहा है। मतलब 52,000 केसेस पेंडिंग पड़े हों, 14 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हो और आप बता रहे हैं कि वो खुद को कि वो